एंड कोड Audio Jungle. बात कर रहे थे Audio Jungle. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका इस चैनल पे पढ़ाई लिखाई एंड कोड पर। ठीक है, तो आज हम इस वन शॉट सीरीज में वन शॉट कंप्लीट करने वाले हैं डेवलपमेंट का। इकोनॉमिक्स का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है डेवलपमेंट। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, तो ये 6 चीजें पढ़ेंगे हम। ओवरव्यू पढ़ेंगे, डेवलपमेंट होता क्या। वैसे तो मैं अगर आपको एक वर्ड में बताऊं क्या मतलब इसका, विकास। यानी ये किसका नाम लिख दिया आपने, किसी का नाम नहीं है, ग्रोथ का मतलब है। ठीक है, तो ग्रोथ कह सकते हो, तो इसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। बट इसका हम इकोनॉमिकली डेवलपमेंट का क्या मतलब है, ठीक है, किसी कंट्री के लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब है, तो हम वो पढ़ेंगे इसमें। इनकम एंड अदर गोल्स, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है भाई ये। इसके बाद है नेशनल डेवलपमेंट, किसी कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होता है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। हम अगर काफी कंट्रीज हैं, हम कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, ठीक है, कौन सी कंट्री डेवलप नहीं है या अंडर डेवलप्ड है। तो उसके लिए जो क्राइटेरियाज होते हैं वो, पब्लिक फैसिलिटीज क्या होनी चाहिए, क्यों जरूरी है, ठीक है, और कैसे इम्प्रूव करी जा सकती है। उसके बाद जो लास्ट है सस्टेनेबिलिटी इन डेवलपमेंट, काफी इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबिलिटी होता क्या है और डेवलपमेंट में क्यों जरूरी है। तो ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं इस वन शॉट में। तो इस वन शॉट के वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। ठीक है, आप नोट्स बनाते रहिएगा। आई होप आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे। नोट्स बनाना काफी इंपॉर्टेंट है सोशल साइंस में। ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या है, अगर मैं इसको 3 वर्ड्स में कहना चाहूँ, मतलब एक जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से, टोटल इनकम प्लस स्टैंडर्ड लिविंग और मटेरियलिस्टिक एंड नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स। एक एक करके समझाते हैं। देखिए, टोटल इनकम मतलब हो गया हमारा एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। अब ये क्या है, खैर ये चैप्टर में नहीं है, बट हम अगर अपने आंसर्स में लिखेंगे ना तो हमारे आंसर्स काफी रिप्रेजेंटेबल लगेंगे। ठीक है, तो एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का क्या सीन है। देखिए, एक्टिव इनकम वो होती है जैसे आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको उसमें रोज इनपुट देना पड़ रहा है, हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, आप उसमें रोज अपना काम दे रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो। ठीक है, रोज आप उसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो अपना, चाहे वो टाइम हो सकता है, पैसा हो सकता है और मेहनत भी हो सकती है। तो आप उसमें, और जब आप ये सब चीजें इन्वेस्ट करोगे तभी आपको उसमें से रिजल्ट्स मिलेंगे, वरना रिजल्ट्स मिलना बंद हो जाएंगे, आपकी इनकम नहीं जनरेट होगी, आपकी इनकम पे इफेक्ट पड़ेगा। तो वो होती है आपकी एक्टिव इनकम। अब पैसिव इनकम क्या होती है, मान लीजिए मैंने क्या किया, शुरू में एक प्रॉपर्टी खरीद ली, ठीक है, उसमें मैंने कैसे भी करके इन्वेस्ट किया और मैंने उसको एक प्रॉपर्टी खरीद ली और मैंने उस प्रॉपर्टी को अब रेंट आउट कर दिया है। वो एक घर भी हो सकता है, वो एक शॉप हो सकती है, वो एक प्लॉट हो सकता है जो मैंने पार्किंग के लिए मान लीजिए रेंट आउट कर दिया। ठीक है, कोई भी एक जगह है, प्रॉपर्टी है, उसको मैंने रेंट आउट कर दिया। मैंने एक बार इन्वेस्ट किया था, अब मुझे उसमें कुछ भी नहीं करना, कोई इनपुट्स नहीं देनी है, कोई मेहनत नहीं करनी, कोई टाइम नहीं देना, मुझे हर महीने उसका किराया मिल जाता है। ठीक है, हर महीने उसका मुझे रेंट मिल जाता है। तो ये हो गई मेरी पैसिव इनकम। मैंने एक बार इनपुट दिया, एक बार अपना टाइम इन्वेस्ट किया, पैसा इन्वेस्ट किया, अब वो मुझे उस तक जो इनकम है वो तब तक मिलती रहेगी जब तक वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। मैं चाहती हूँ कि मैं उसको रेंट पे रखूँ। ठीक है, जैसे जो कोर्सेज बना देते हैं, पेड कोर्सेज चलते हैं, उसमें क्या होता है, जो कोर्स होता है, एजुकेटर होता है, वो क्या करता है, एक बार कोर्स को बनाता है, ठीक है, उसमें सारे इनपुट्स देगा, रिकॉर्ड करेगा लेक्चर्स को, सब चीजें करेगा, अरेंज करेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करेगा, उसको सेल आउट करना स्टार्ट कर देगा। बस उसने एक बार कोर्स बनाया, अब जब तक वो चाहता है कि वो कोर्स बिके, ठीक है, उसको वो रखना चाहता है लोगों के लिए अवेलेबल, तब तक वो कोर्स अवेलेबल है, तब तक उसकी इनकम आती रहेगी। तो ये होती है हमारी पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम। तो यही है हमारी टोटल इनकम। ठीक है, जरूरी नहीं है पैसे इनकम किसी के पास हो, बट एक्टिव इनकम लगभग सबके पास होती है ना, क्योंकि सब इसी में या तो बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं। इसके बाद आता है स्टैंडर्ड लिविंग। एक पर्सन का या एक कंट्री का, उसके वहाँ के पीपल्स का स्टैंडर्ड क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। ठीक है, जैसे आपकी मान लीजिए एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई, और भी सारी चीजें हो गई, है ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, तो ये सब चीजें क्या हो गई, स्टैंडर्ड लिविंग। सैनिटेशन हो गया, ये सब हो गया स्टैंडर्ड लिविंग, कि वो इंडिविजुअल या वो कंट्री के जो इंडिविजुअल्स हैं, लोग हैं, वो कैसे वहां रह रहे हैं। अच्छा, मटेरियलिस्टिक एंड नॉन मटेरियलिस्टिक गोल क्या होता है। देखिए, मटेरियलिस्टिक गोल की अगर मैं बात करूं, अरे स्पेलिंग ही नहीं खत्म हो रही, तो वही मैनेज कर लिए। ठीक है, नॉन मैट,
तो देखिए मटेरियलिस्टिक गोल्स होते हैं ज्यादातर जॉब हो गई, ठीक है, आपकी इनकम हो गई, इसके बाद कोई कार हो गया, कार व्हीकल कोई, ठीक है, इसके बाद हाउस हो गया, कोई प्रॉपर्टी हो गई, या कोई भी ऐसी लग्जरियस एंटिटी हो गई जिसे आप अपना बनाना चाहें, वो आपका गोल हो, ठीक है ना। जैसे होता है ना हमारे घर हो, हमारी एक कार हो, तो ये सब चीजें हो गई हमारी मटेरियलिस्टिक गोल्स। अच्छा, नॉन मटेरियलिस्टिक क्या होगा, जैसे कि सेफ्टी, सिक्योरिटी, इसके बाद गुड हेल्थ, रिस्पेक्ट, फ्रीडम एंड सो ऑन। ये सब चीजें क्या है, नॉन मटेरियलिस्टिक। ये एक से कह सकते हो वो सारे मोरल रीजंस हैं, गोल्स हैं, है ना। ये मटेरियलिस्टिक गोल्स हो गए और सब लगभग इसी के पीछे भाग रहे हैं, है ना। सबको जॉब चाहिए, इनकम चाहिए, कार चाहिए, घर चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, कोई भी उनकी एक लग्जूरियस एंटिटी हो सकती है कि अच्छा मुझे मैकबुक खरीदना है, या मुझे मान लीजिए और भी नाइक के शूज खरीदने हैं। सबके लिए अपनी अपनी क्या होती है, एक लग्जूरियस ड्रीम एंटिटी होती है जो वो लोग चाहते हैं। इसके बाद नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स ही होते हैं। देखिए अगर कोई मान लीजिए कोई लड़की है या कोई लड़का भी है, वो हॉस्टल जा रहा है, अपने घर से दूर जा रहा है, ठीक है, तो उसको क्या चाहिए कि वो हॉस्टल अफोर्डेबल हो मेरे लिए, ठीक है, वो अफोर्ड कर सके। फिर इसके बाद वहाँ सेफ्टी हो, वहाँ कन्वेंस की अवेलेबिलिटी हो कॉलेज आने जाने के लिए, और कनेक्टिविटी जिसे मैं कहते हैं, कनेक्टिविटी अच्छी हो। और भी कई सारी चीजें होती है, तो ये सब एक हॉस्टलर ढूंढता है ना। अफोर्डेबल हो, सेफ्टी हो, कनेक्टिविटी हो, फ्रीडम हो, रिस्पेक्ट हो, ठीक है, सिक्योरिटी हो, तो ये सब चीजें हैं। एक हॉस्टलर या कोई भी इंडिविजुअल बाहर जाता है या कहीं भी रहता है तो ये सब चीजें देखता है। आप एक प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, यही सारी चीजें देखते हैं वहां पे। इसके बाद हमने ये तीनों चीजें कवर कर ली, टोटल इनकम, स्टैंडर्ड लिविंग, मटेरियलिस्टिक एंड नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स। जब ये तीनों चीजें मिलती है तो क्या बनता है, डेवलपमेंट। वो डेवलपमेंट किसी इंडिविजुअल का भी हो सकता है, किसी पूरे नेशन का भी हो सकता है इनमें से कोई एक चीज गायब हो, या उस पर काम चल रहा हो, या वो उतनी अप टू द मार्क ना हो जितना होना चाहिए था, बट स्टिल हम उसको डेवलप कह देते हैं। इसी में कैटेगरीज बन जाती हैं, है ना। जब यही चीज कम होती है, थोड़ी ऊपर नीचे होती है, तो उसमें कैटेगरी बन जाती है कि डेवलप्ड, नॉट डेवलप्ड, नॉन डेवलप्ड, और अंडर डेवलप्ड, या डेवलपिंग भी जिसे हम कहते हैं, है ना। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। तो ये तीन कैटेगरीज कैसे बन जाती है डेवलपमेंट की, जब इनमें से तीनों तीनों चीजों में से कुछ ना कुछ मिसिंग हो या कम हो, उस पर काम चल रहा हो, वो अप टू द मार्क ना हो, ठीक है। तो ये हो गया एक छोटा सा ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट द डेवलपमेंट। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, डेवलपमेंट की आपकी डेफिनेशन आ सकती है, आपको वो लिखनी होगी, ठीक है, कि डेवलपमेंट इज अ ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल एंड और अ नेशन in all aspects like standard living of a person, total income, materialistic and non-materialistic goals of that individual or the nation। ठीक है, तो यही हो गया हमारा डेवलपमेंट। तो अब हम आ गए हैं इनकम एंड डेवलपमेंटल गोल्स पर, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स हैं, एक एक करके समझते हो एग्जांपल्स के साथ में। देखिए, पीपल रेफर डिजायरेबल इनकम टू फुलफिल ऑल रिक्वायरमेंट्स एंड ड्रीम्स। लोग क्या प्रेफर करते हैं, मैं और आप क्या चाहते हैं कि हमारी इनकम इतनी हो, डिजायरेबल इनकम हो कि हमारी नीड्स पूरी हो जाए, हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए, और हमने जो ड्रीम्स बनाए हैं, अपने कुछ हमने ड्रीम्स रखे होंगे, ठीक है, जिन्हें हमने अचीव करना, कुछ गोल्स रखे होंगे, ठीक है, उन्हें हमें अचीव करना हो, तो हमारी इतनी इनकम हो जाए। किसी के लिए वो घर हो सकता है, किसी के लिए वो कार हो सकती है, किसी के लिए उसका कोई ड्रीम ब्रांड का कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, एंटिटी हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या कह सकते हैं, अलग अलग
जो लोग होते हैं चाहे कितने भी डाइवर्स हो, बट सब लोग क्या प्रेफर करते हैं, एक डिजायरेबल इनकम। अब इसी वजह से डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स, ठीक है। अब कोई सोचता होगा, कोई अगर मान लो मैं एक बात करूं, एक वर्कर है, फैक्ट्री वर्कर है, वो क्या अज्यूम करता है कि मेरी इनकम अच्छी हो जाए, मेरी इनकम में इंक्रीमेंट हो जाए और मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो जाए, जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, वो दूर हो जाए, अगर हमारी फैमिली पे कोई लोन है तो वो भी हट जाए और हमारे हेल्थ इश्यूज भी खत्म हो जाए और हम थोड़ा बहुत सेव भी करके चले, मतलब एक सिंपल सी कंफर्टेबल लाइफ वो लोग चाहेंगे। लेकिन उसी तरफ एक इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहेगा कि मेरा अगर जो इंडस्ट्रीज है उसकी कई सारी ब्रांचेस हो जाएं, उसके कई सारे आउटलेट्स हो जाएं, ठीक है, और मेरे जो इनकम है, मेरा जो प्रॉफिट है वो कम से कम 8 से 10 फिगर्स में चला जाए, है ना, करोड़ों में चला जाए, अरबों में चला जाए, ऐसा एक इंडस्ट्रियलिस्ट मानेगा। और ये फैक्ट्री वर्कर ऐसा सोच भी नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये उसके लिए काफी बड़ी बात हो जाएगी और वो ऐसा शायद अचीव भी नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स, सबके लिए अलग अलग गोल्स है, मेरा कुछ गोल अलग है, आपका कुछ गोल अलग है। इसके बाद आता है वंस डेवलपमेंट गोल कैन डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर्स। जैसे जैसे लोगों के गोल्स अलग होते हैं, वैसा ऐसा भी हो सकता है कि किसी के लिए मान लीजिए मेरे लिए जो डेवलपमेंटल गोल है वो किसी के लिए घातक हो, किसी के लिए वो परेशान करने वाला हो, डिस्ट्रक्टिव हो। डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या हो गया, हार्मफुल कह सकते हो, या कह सकते हो वो उस दूसरे इंसान को परेशान कर सकता है। जैसे कि जो डैम की कंस्ट्रक्शंस होती है, जो डैम बनते हैं, वो इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह को, बिजनेसमैन को तो उनसे काफी फायदा होता है, लेकिन जो लोग वहां रहते हैं, जो उनके वहां के जो लोग नेटिव्स होते हैं, उनके लिए काफी ये मुश्किल वाली बात होती है, उनके लिए एक डिस्ट्रक्टिव डिसीजन हो जाता है, क्योंकि उनको वहां से डिस्प्लेस होना पड़ता है, जाना पड़ता है, उस जगह को छोड़ के उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से कहते हैं कि वंस डेवलपमेंटल गोल कैन डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर्स। इसके बाद है, जैसे मान लीजिए कि किसी को क्या कर रहे हैं, एक कंपनी में और एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए कंपनी में 2 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, और दोनों एम्प्लॉयज मान लीजिए इक्वल इनपुट्स दे रहे हैं या थोड़ा कम ज्यादा भी दे रहे हैं। अब क्या होगा कि मान लीजिए जो बॉस उन्होंने कहा, "हाँ, तुम में से किसी एक को प्रमोशन मिलेगा, तुम में से किसी एक की सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। अब जिसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ उसके लिए तो ये अच्छा हो गया, उसके लिए तो डेवलपमेंटल गोल है कि उसकी इनकम ज्यादा हो गई, लेकिन दूसरे के लिए क्या हो गया, वो खराब हो गया, क्योंकि उसकी जगह उसको मिल गई, है ना। तो वो उसके लिए क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिव होगा। किसी एक को शायद ये भी हो सकता है, दो में से किसी एक को जॉब देनी पड़े, दूसरे को हम फायर कर दें, है ना, तो ऐसा भी कुछ था। तो किसी एक का डेवलपमेंट किसी दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। तो इसीलिए one's development goal can destructive for others। लास्ट है, for development people, for development people looks at mixed goals, ठीक है। डेवलपमेंट के लिए, विकास करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए लोगों के मिक्स ऑफ गोल्स होते हैं, कोई एक ही गोल नहीं है। कोई ये नहीं चाहता कि मेरी इनकम ही ज्यादा हो, सब लोग क्या चाहते हैं, सबके मिक्स ऑफ गोल्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी जो मैंने फैक्ट्री वर्कर के बारे में बताया, उसके बहुत सारे गोल्स हैं। तो ऐसे ही एक एग्जांपल इसमें दिया, अगर एक फीमेल एम्प्लॉय है, ठीक है, उसका गोल क्या होगा कि एक तो उसकी इनकम भी अच्छी हो, है ना, फिर उसके बाद उसको सेफ्टी भी रहे, है ना, उसकी डिग्निटी और रिस्पेक्ट भी मेंटेन रहे और उसको फ्रीडम भी मिले, है ना, और साथ में उसको इक्वालिटी भी मिले, वो जहाँ काम करे। इसमें एक इम्पोर्टेंट हम ये भी मेंशन कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, उसको इक्वालिटी भी मिले। यानी अगर मैं कहूँ तो ये जो गोल्स होते हैं, मिक्स ऑफ गोल्स, ये सारे मटेरियलिस्टिक जो मैंने आपसे डिस्कस करा था और नॉन मटेरियलिस्टिक दोनों के होते हैं। मान लीजिए इसमें जो एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है, एक मान लीजिए एम्प्लॉय है, उसका प्रमोशन हुआ। अब उसका प्रमोशन होना, उसकी इनकम का बढ़ना, उसके लिए क्या एक डेवलपमेंटल गोल है। लेकिन अब जहां उसको ट्रांसफर किया जा रहा है, लेकिन उसका ट्रांसफर किया जा रहा है, अब जहां उसका ट्रांसफर किया जा रहा है, जो उसको जगह दी जा रही है रहने के लिए, वो उतनी अच्छी नहीं है, उसकी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, ठीक है, और बहुत ज्यादा वो ऐसे आउटर एरिया में है ना, वहां पे ज्यादा लोग है नहीं, ज्यादा लोग रहते नहीं है, कनेक्टिविटी भी अच्छी नहीं है, इसीलिए सेफ्टी भी नहीं है, और हॉस्पिटल्स वगैरह जो चीजें हैं काफी दूर दूर है। तो यहाँ पे इंसान क्या प्रेफर करेगा, इनकम तो उसको ज्यादा मिल रही है, बट स्टिल ये सब चीजें ना होने की वजह से वो क्या कर सकता है, शायद उस जॉब को छोड़ दे, उस प्रमोशन की तरफ आगे ना बढ़े, उस ट्रांसफर को ना करवाए, राइट। तो इसीलिए जो डेवलपमेंट है वो मिक्स ऑफ गोल्स होता है, लोगों की बहुत सारी डिमांड होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इनकम एंड डेवलपमेंटल गोल्स भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो आप
अब हम आ गए अपने चैप्टर के थर्ड पार्ट पर, नेशनल डेवलपमेंट। तो उससे पहले समझ जाते हैं इंडिविजुअल डेवलपमेंट क्या होता है। सीधी सी बात है, नाम से समझ में आ रहा है किसी भी पर्सन का डेवलपमेंट, ठीक है। अब वो डेवलपमेंटल फील्ड क्या हो सकती है, बहुत सारी फील्ड्स इन अलग अलग फैक्टर्स हैं, जैसे कि मान लीजिए उसकी एजुकेशन हो गई, ठीक है। किसी की भी जो लाइफ एजुकेशन से स्टार्ट होती है, किसी भी इंसान की, अगर उसे डेवलप करना है खुद को, ठीक है, आगे बढ़ना है, तो फिर आती है उसकी इनकम पर, है ना। फिर उसकी हेल्थ भी, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसे क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। उसी को हम कहते हैं इंडिविजुअल डेवलपमेंट, ठीक है। जब यही क्राइटेरिया या और भी क्राइटेरियाज मिला के हम किसी नेशन के डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, उसकी ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, तो हम उसे कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट। एबिलिटी ऑफ नेशन टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स सिटीजन, अपने सिटीजन की क्या करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना, उस एबिलिटी को हम कहते हैं। अगर कोई नेशन ऐसा कर पा रहा है, उसी को हम कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में है क्या क्या, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, लिटरेसी रेट, हेल्थ सेंटर्स, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सारी चीजें। अब यहाँ पे मैं आपको पर कैपिटा इनकम समझाना चाहूंगी क्या होती है, ठीक है। देखिए, अगर बात डेवलपमेंट में आ रही है, तो सबसे पहले वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए बात, नेशनल इनकम। अगर हम नेशनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो जो सबसे पहला फैक्टर है वो क्या होना चाहिए, नेशनल इनकम होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इनकम से ही आगे की चीजें डिसाइड होंगी सब कुछ। अगर मान लीजिए हेल्थ का है, ठीक है, अगर उस कंट्री की नेशनल इनकम अच्छी नहीं है, तो क्या हेल्थ सेंटर्स हो सकते हैं, नहीं। तो दूसरे जो रीजंस हैं वो भी क्या हो सकते हैं, इनकम की वजह से इम्पैक्ट हो सकते हैं। जैसे हेल्थ सेंटर्स पे फर्क पड़ेगा अगर उसकी इनकम अच्छी नहीं है, ठीक है। और यही IMR पे भी फर्क पड़ेगा, लिटरेसी रेट पे भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। एजुकेशन पॉलिसीज होंगी, जो भी चीजें हैं, जो बच्चों को और अच्छी एजुकेशन देने के लिए जो भी चीजें हो सकती हैं, वो नहीं हो पाएंगी अगर नेशनल इनकम नहीं होगी अच्छी उस कंट्री की। तो अब वर्ल्ड बैंक ने कहा, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम को अगर हम डेवलपमेंट से इक्वेट कर रहे हैं, ठीक है, डेवलपमेंट से क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं, हालांकि और भी फैक्टर्स हैं, ठीक है, बट अगर हम डेवलपमेंट से इक्वेट कर रहे हैं, तो जो नेशनल इनकम है, क्या उसे टोटल इनकम कहना सही है, टोटल इनकम ऑफ नेशन, मतलब जितना उस कंट्री जो कमा रही है, उसकी जो भी इनकम है, यानी हर सिटीजन जो मिलके कमा रहे हैं वो सारा, अगर सिटीजन 1, सिटीजन 2, ऐसे करके एन सिटीजन तक जितने कमा रहे हैं, उनकी जो इनकम है, क्या है, उनकी जो इनकम है, उसको मैं कह दूं टोटल इनकम। ये हो गई टोटल इनकम। क्या मैं इसी को नेशनल इनकम कह सकती हूँ, ये पूछता है वर्ल्ड बैंक, और इसी का उसने आंसर भी दिया। क्या ये सही होगा करना, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखिए, हर कंट्री अलग अलग है, कई सारे फैक्टर्स हैं, जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, ठीक है, साथ में पॉपुलेशन हर कंट्री की अलग अलग है, साइज जो है वो अलग अलग है, तो हर तरह से कंट्री अलग अलग है। तो उसकी टोटल इनकम को मैं कैसे नेशनल इनकम कह सकती हूँ, मान लीजिए कोई कंट्री है C1, कोई कंट्री है C2, ठीक है, इस कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो काफी कम है, तो यहाँ के लोगों की जब पॉपुलेशन कम है, तो यहाँ की इनकम भी, जो नेशनल इनकम अगर हम टोटल इनकम कहेंगे, तो टोटल इनकम भी क्या होगी, कम हो जाएगी। और एक कंट्री सेकंड है, इसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसी वजह से इसकी जो टोटल इनकम है वो भी ज्यादा है। बट इसमें प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी, ये भले ही कम लोग हैं, इनकी टोटल इनकम कम है, लेकिन इनके पास काफी इनके जो डेवलपमेंटल गोल्स है वो पूरे हो रहे हैं, ठीक है, इनमें डेवलपमेंट, तब भी डेवलप कंट्री है, ठीक है। ये या तो डेवलपिंग है या नॉन डेवलप कंट्री है, स्टिल इसकी टोटल इनकम होने से ज्यादा तब भी ये हो रहा है, क्योंकि हम क्राइटेरिया ही गलत ले रहे हैं। हम टोटल इनकम को नेशनल इनकम से इक्वेट कर रहे हैं, जिसे हम इक्वेट करें डायरेक्टली डेवलपमेंट से, तो ये जो चीज है वो बिल्कुल गलत है। तो WHO ने कहा हम ऐसा नहीं कर सकते, उसके लिए उन्होंने कहा आप एक तरीका करो, क्योंकि इनकम को तो हमें लेना ही पड़ेगा, ठीक है, इनकम एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी
कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो हम टोटल इनकम जब नहीं ले सकते तो हम क्या कर सकते हैं, उन्होंने कहा आप क्या करो, एवरेज इनकम ले लो, नेशनल इनकम को टोटल इनकम ना लेके एवरेज इनकम ले लो। अब एवरेज इनकम क्या है, जो टोटल पॉपुलेशन है, सॉरी, जो टोटल इनकम है कंट्री की, उसका डिवाइड कर दो टोटल पॉपुलेशन से उस कंट्री की, ऑफ अ कंट्री, ठीक है। ये कहना है वर्ल्ड बैंक का, ठीक है। इसी को ही हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। क्या बोलते हैं इसे, इसी चीज को बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। यानी कंफ्यूज नहीं होना है हमें, एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम हमारे सेम बात है। कोई कहता है अलग है, नहीं, दोनों चीजें सेम है। तो उन्होंने कहा आप एवरेज इनकम निकाल लो, टोटल इनकम कर लो कंट्री की और टोटल पॉपुलेशन कर लो। एवरेज इनकम से हम डिसाइड करेंगे कि वो कंट्री डेवलप्ड है या नहीं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे भी, इसी के लिए एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम यूज होता है। तो ये हो गया नेशनल डेवलपमेंट। अब आ गए हैं हम फोर्थ पार्ट पे हमारे चैप्टर के, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज। हम डिफरेंट कंट्रीज को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो अभी हमने लास्ट में पढ़ा था कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि अगर हमने आपस में कुछ कंट्रीज को कंपेयर करना है तो क्या पकड़ लो, उनकी इनकम पकड़ लो, ठीक है। अब इनकम यानी नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम को लेने का सही तरीका क्या है, मतलब नेशनल इनकम को टोटल इनकम लेना चाहिए, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, नहीं लेना चाहिए। यानी अगर हम कह रहे हैं कि नेशनल इनकम ऑफ कंट्री शुड बी टेकन to the total income of the country, तो ये बात गलत है। और नेशनल इनकम किस लिए ले रहे हैं हम, कंपैरिजन के लिए, तो ये चीज गलत है। किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम उसकी टोटल इनकम लेने के बराबर ये गलत होगा, क्योंकि हर कंट्री का जो साइज है, पॉपुलेशन है, वो अलग अलग है, ठीक है। डिफरेंट कंट्रीज है, डिफरेंट पॉपुलेशन है, डिफरेंट साइज है, ठीक है। अगर कोई छोटी कंट्री है जहाँ की पॉपुलेशन कम है तो वहाँ की टोटल इनकम भी कम होगी। और हम इससे कंपेयर कर रहे हैं एक ऐसी कंट्री से जो क्या हो, काफी ज्यादा पॉपुलेटेड हो, तो क्या ये सही होगा, नहीं। क्या हो सकता है कि वो जो कंट्री छोटी है, जिसकी पॉपुलेशन छोटी है, वो ज्यादा डेवलप हो हमारी उस पॉपुलेटेड कंट्री से, बट स्टिल हमने क्या समझा कि टोटल इनकम है तो वो ज्यादा होगी। तो क्या ये सही क्राइटेरिया होगा, नहीं, टोटल इनकम को लेना गलत होगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला वर्ल्ड बैंक ने कि आप क्या ले लो, एवरेज इनकम ले लो, जिसको हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। देखा है ना, कंपैरिजन ऑफ पर कैपिटा इनकम। हमें कंट्रीज को किस बेसिस पे कंपेयर करना चाहिए, पर कैपिटा इनकम पे करना चाहिए। नेशनल इनकम टोटल इनकम के बराबर नहीं होती है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद क्यों नहीं होती है, डिफरेंट पॉपुलेशन और डिफरेंट साइज है कंट्री का, तो इस बेसिस पे हम नेशनल इनकम को टोटल इनकम नहीं कह सकते। इसके बाद जो पर कैपिटा इनकम क्या होती है एक्चुअली में, जैसे हम क्या कहते हैं साथ में, एवरेज इनकम भी कहते हैं, ठीक है। तो एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम से कंफ्यूज नहीं होना। तो पर कैपिटा इनकम ऑफ एनी कंट्री इज इक्वल टू द टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री। तो ये होती है हमारी पर कैपिटा इनकम। अब कहा जाता है कि हायर पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू मोर डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। माना जाता है, या ये कह सकते हो एक कंसिडरेशन है कि जितनी किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम होगी, वो कंट्री उतनी ज्यादा डेवलप्ड होगी। अभी हम इसमें बाद में भी बात करेंगे कि कितनी बात सही है या गलत है, ट्रू और फॉल्स, और अगर सही है तो कितनी हद तक सही है, क्या मतलब लिमिट्स है उसकी, ठीक है। इसके बाद लिखा है पर कैपिटा शोज द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑफ इट्स सिटीजन। अब जो पर कैपिटा इनकम होती है वो जनरली क्या शो करती है कि किसी कंट्री के सिटीजन का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कैसा है, वो कितना अच्छा है, ठीक है। जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आपका आ गया कि वहाँ की एजुकेशन कैसी है, लिटरेसी रेट कैसा है, ठीक है, वहाँ का हेल्थ सिस्टम कैसा है, और भी ऐसी कई सारी चीजें एक्सेट्रा। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम डिफरेंट कंट्रीज को कैसे कैसे कंपेयर करते हैं। और अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे कि ये बात कितनी सही है, क्या हायर पर कैपिटा इनकम ये कह सकती है कि वो कंट्री उतनी ही डेवलप है। अगर पर कैपिटा इनकम किसी कंट्री की ज्यादा है तो क्या इसका मतलब ये होता है कि वो कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है। इसमें हम बात करते हैं थोड़ी देर में, जब तक इसे नोट डाउन करें। अब हम बात करते हैं नेशनल इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। तो मैं आपको नेशनल इनकम तो बता चुकी हूँ, नेशनल इनकम बोले तो पर कैपिटा इनकम, ठीक है।
और अदर क्राइटेरिया। जैसे हम इंडिविजुअल डेवलपमेंट में बात कर रहे थे, एक हमने एग्जांपल लिया था किसी एम्प्लॉय का, ठीक है, उसका ट्रांसफर हुआ है और साथ में प्रमोशन भी हुआ है ना, इंक्रीमेंट हुआ है उसकी सैलरी का, लेकिन उसको ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरी जगह पे। अब इनकम तो उसकी अच्छी हो जा रही है, इनकम में तो उसका इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है, लेकिन अब जो दूसरे क्राइटेरिया है वो भी उस पर इम्पैक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये हम देखते हैं। देखिए जब जहाँ पे उसका ट्रांसफर हुआ है वो जगह कितनी, उसकी कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है, क्या वो जगह सेफ है, क्या उसको सही लग रहा है वहां पे रहना, क्या ये क्राइटेरिया नहीं है किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में, सिर्फ इनकम ही होता है। यही चीज हम क्वेश्चन करते हैं किसी कंट्री के लिए भी, यानी नेशनल डेवलपमेंट में भी यही सवाल उठता है, क्या सिर्फ कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम ही इम्पोर्टेंट है, दूसरे गोल्स, दूसरे क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट नहीं है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए? तो हम इसमें यही ढूंढने वाले हैं, ठीक है। तो हम ये पहले इस टेबल को स्टडी करते हैं, और देखिए मैंने लिखा भी है हायर पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू मोर इन डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, और मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, यानी अभी ये चीज सही है कि पूरी तरीके से सही है कि नहीं है, और है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों। हम स्टडी करते हैं उससे पहले टेबल स्टडी करते हैं जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर देगी। देखिए मैंने यहाँ पे स्टेट्स लिख रखी हैं, यहाँ पर कैपिटा इनकम, यहाँ पे आईएमआर, यहाँ पे यानी आईएमआर होता है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, और यहाँ लिखा है नेट अटेंडेंस रेशियो फॉर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, एक एक करके स्टडी करते हैं। स्टेट्स बताइए आपको, पर कैपिटा इनकम बता दिया, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री और द टेरिटरी डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन। इसके बाद आता है आईएमआर, आईएमआर होता है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी एक साल से पहले जिन भी बच्चों का जन्म हुआ, यानी 1000 बच्चों पे कितने बच्चों की मौत हो जा रही है एक साल पहले से, समझ में, एक साल पूरा करने से पहले कौन से बच्चे ऐसे हैं जो अपना फर्स्ट बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर पाते और वो मर जाते हैं, तो वो 1000 बच्चों में लिया जाता है ये नंबर, यानी नंबर ऑफ डेथ्स अपॉन 1000, यानी पर 1000 चाइल्ड में, चाइल्ड बोलूं तो इन्फेंट्स, इन्फेंट्स क्या होते हैं, जो एक साल से छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा आईएमआर, है ना। इसी को मैं अगर 100 में कर दूं तो ये परसेंट हो जाता है ना, आईएमआर इन परसेंट हो गया, तो ये हो गया हमारा आईएमआर। इसके बाद बात आती है कि लिटरेसी रेट क्या होता है। लिटरेसी रेट आपको पता है, पढ़े लिख लिटरेसी रेट को भी अभी हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे आगे, अभी बस आप समझ लीजिए एजुकेशन से रिलेटेड है। इसके बाद है नेट अटेंडेंस रेशियो फॉर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, बच्चे कितने स्कूल में सेकेंडरी स्कूल में क्या कर रहे हैं, अटेंड हो रहे हैं, और उसका भी एक प्रॉपर डेफिनेशन है जो हम स्टडी करेंगे। आप एक बेसिक सा आइडिया ले लो, ये दोनों ही एजुकेशन से रिलेटेड है। तो देखिए हरियाणा की पर कैपिटा इनकम 1,60,000 कुछ समथिंग है, और इसका आईएमआर 33 है, लिटरेसी रेट 82 है, और 61 इसका नेट अटेंडेंस रेशियो है। केरला का पर कैपिटा इतना है, आईएमआर 10 है, लिटरेसी रेट 94 है, और नेट अटेंडेंस रेशियो 83 है। और बिहार का तो बहुत ही कम पर कैपिटा इनकम है, आईएमआर ज्यादा है, लिटरेसी रेट भी कम है, और नेट अटेंडेंस रेशियो भी कम है। तो देखिए हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम वो तो काफी ज्यादा है, यानी अगर मैं इनकम के बेस पे बात करूं, अगर मैं बात करती हूँ इनकम के बेस पे, ठीक है, कौन सी इनकम के बेस पे, पर कैपिटा इनकम के बेस पे, तो उसमें तो हरियाणा रैंक कर रहा है, सबसे ज्यादा हरियाणा है, फिर है हमारा केरला, और फिर है हमारा बिहार। अगर मैं आईएमआर के बारे में बात करूं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में, तो सबसे अच्छा कौन चल रहा है, सिर्फ 1000 में से 10 मौतें, यानी केरला ने काफी कंट्रोल किया है इन्फेंट जो डेथ्स होती हैं, आईएमआर उसने अपना काफी कंट्रोल किया। तो कौन रेट कर रहा है, ये वैल्यू भले ही यहाँ पे क्या है, कम है, लेकिन मैं कहूँ यहाँ पे हेल्थ परफॉर्मेंस, आईएमआर ना डाल के मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, हेल्थ परफॉर्मेंस, आईएमआर तो उसका सबसे ही कम है, हेल्थ परफॉर्मेंस है ये, ठीक है। तो केरला सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद हमारा हरियाणा, फिर उसके बाद हमारा सबसे लास्ट में बिहार। फिर इसके बाद आती है बात लिटरेसी रेट की, तो लिटरेसी रेट को तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको पता चला ना मैंने आईएमआर क्यों लिखा, क्योंकि आईएमआर न्यूमेरिकली जितना छोटा होता है, आईएमआर न्यूमेरिकली जितना कम होता है, इसका मतलब हेल्थ स्टेटस जो है वो उतना ज्यादा सही, यानी जो हेल्थ स्टेटस है वो उतना अच्छा है, हेल्थ क्या है उतनी अच्छी है उस कंट्री की, हेल्थ फैसिलिटीज उतनी अच्छी है, इसलिए हेल्थ परफॉर्मेंस को मैंने केरला को रैंक करवाया, मैंने आईएमआर इसलिए नहीं लिखा, ठीक है। तो ये भी एक
गलत हो सकता था हमारा अगर हम एग्जाम में ऐसे लिख देंगे। तो जो लिटरेसी रेट है केरला का सबसे ज्यादा है, अभी भी केरला रैंक कर रहा है इसमें, ठीक है। फिर आता है हमारा हरियाणा और फिर आता है हमारा बिहार, ठीक। फिर नेट अटेंडेंस रेशियो, ये भी एक एजुकेशन से रिलेटेड चीज है, ठीक है। इसमें भी कौन रैंक कर रहा है? केरला, फिर हरियाणा एंड देन बिहार। देखिए, आपने एक चीज नोटिस करी, भले ही पर कैपिटा इनकम हरियाणा की ज्यादा हो, लेकिन जो बाकी के क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि हेल्थ परफॉर्मेंस में केरला रैंक कर रहा है, लिटरेसी रेट में केरला रैंक कर रहा है, अटेंडेंस रेशियो में, नेट अटेंडेंस रेशियो में भी केरला रैंक कर रहा है। तो बाकी के जो क्राइटेरिया है उसमें केरला काफी अच्छा है, भले उसकी पर कैपिटा इनकम थोड़ी सी कम हो, ठीक है। तो यानी पर कैपिटा इनकम ही सब कुछ नहीं होता, बाकी के क्राइटेरियाज भी काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। यानी मैं यहाँ पे पर कैपिटा इनकम भी लिखूं और साथ में अदर क्राइटेरियाज, ये भी इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। यानी अगर मुझे डेवलपमेंट ऑफ कंट्री लिखना है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, उस कंट्री की इनकम और अदर जो क्राइटेरियाज हैं वो कैसे हैं, तब उसको मैं कहूंगी, तब मैं उसको डेवलपमेंट में काउंट करूंगी। जैसे यहाँ लिखा है ना, हायर पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू मोर डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, नहीं, इसमें आपको और क्या लिखना है, साथ में और क्या जोड़ना है, यहाँ पे अदर क्राइटेरियाज भी इंपॉर्टेंट है साथ में, ठीक है। कि देखा हमने, हरियाणा भले ही पर कैपिटा इनकम सबसे हाईएस्ट है इन स्टेट्स के हिसाब से, बट स्टिल उसके जो बाकी के क्राइटेरियाज हैं वो सही नहीं है, जैसा कि एक डेवलप्ड स्टेट को होना चाहिए वैसा नहीं है, ठीक है। डेवलप्ड स्टेट हम किससे कंपेयर कर रहे थे, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम तो बहुत अच्छी है, इसका मतलब ये डेवलप्ड स्टेट है, बट स्टिल इसके जो बाकी के क्राइटेरियाज है वो ठीक नहीं है। उसमें कौन जीत रहा है, हमारा केरला जीत रहा है। तो यहाँ पे इस हिसाब से कौन विनर हो गया, केरला हो गया, बट इंस्टेड, जबकि उसकी पर कैपिटा इनकम क्या थी, कम थी हरियाणा से। बिहार की तो बात ही छोड़ दो, ना पर कैपिटा इनकम अच्छी है, आईएमआर डेथ्स भी काफी है, 1000 बच्चों में 38 बच्चे मरी जाते हैं, लिटरेसी रेट भी काफी कम है और नेट अटेंडेंस रेशियो भी काफी कम है, ठीक है। तो पॉजिटिव चीजों में जो यहाँ के पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं उसमें हरियाणा, जो बिहार है हमारा, पीछे है, और नेगेटिव रिजल्ट यानी आईएमआर में ही सबसे आगे दिख रहा है। तो इस तरीके से हमें ये पता चल गया कि जैसे एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए सिर्फ इनकम ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी के क्राइटेरियाज भी इम्पोर्टेंट है। अब वो क्राइटेरियाज मटेरियलिस्टिक भी हो सकते हैं और नॉन मटेरियलिस्टिक भी हो सकते हैं। वैसे ही किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट के लिए दो चीजें जरूरी होती है, आपकी पर कैपिटा इनकम तो है ही, साथ में अदर क्राइटेरियाज भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी कवर कर लिया है। अब देखिए, ये जो एक एक करके जो टर्म्स लिखी थी इनको हम डिफाइन करेंगे इनको, ताकि हम एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर डेफिनेशन लिखे और हमें फुल स्कोर कर सके उन डेफिनेशन में। तो इसको नोट डाउन करिए। देखिए, अब हम बात करते हैं अदर क्राइटेरियाज के बारे में, ठीक है। अभी हमने जो लास्ट एक टेबल बनाई थी वो टेबल आपकी एनसीईआरटी में भी है, ठीक है। तो वो उस टेबल में हमने क्या देखा था, कुछ क्राइटेरियाज लिए थे पर कैपिटा इनकम के साथ, हमने कुछ क्राइटेरियाज लिए थे कंट्री या स्टेट को क्या कहते हैं, कंपेयर करने के लिए फॉर द ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो वो क्राइटेरिया थे हमारे आईएमआर, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो। एक एक करके स्टडी करते हैं और आपको यही डेफिनेशन एग्जाम में लिख देनी है, फुल नंबर मिलेंगे। देखिए, आईएमआर क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब ये है क्या, इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। अब इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर ईयर है, ठीक है, कोई एक साल है, फॉर एग्जाम्पल 2012 है, ठीक है, उसमें मान लीजिए उस साल हर 1000 बच्चों में कितने ऐसे बच्चे हैं जो एक साल जिए बिना ही एक्सपायर हो गए, डेथ हो गए किसी भी कारण की वजह से, किसी भी बीमारी की वजह से। इन्फेंट्स हम किन्हें कहते हैं, जो बच्चे 1 साल से कम एज के होते हैं। तो कितने इन्फेंट्स हैं उन हर 1000 बच्चों में, कितने इन्फेंट्स हैं जो 1 साल पहले ही डाई हो गए, ठीक है, मर गए। उस रेट को हम कहते हैं आईएमआर, क्या कहते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, लिटरेसी रेट। इट मेजर्स द proportion of literate population in the 7 और above age group। देखिए, लिटरेट का पहले तो मतलब समझते हैं, लिटरेट का मतलब क्या है, एबल टू राइट एंड रीड, बस। एजुकेटेड का मतलब अलग होता है और लिटरेट का मतलब अलग होता है, ठीक है, एबल टू राइट एंड रीड।
यानी पढ़ना और लिखना आना चाहिए, है ना, नॉलेज है कि नहीं है, डिग्री है कि नहीं है, स्कूल जाते हैं कि नहीं है, बस क्या आना चाहिए, रीड और राइट वाली एबिलिटी होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं लिटरेट। ठीक है, तो कितनी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के उस प्रपोर्शन को जो कि कौन से एज ग्रुप में है, 7 साल से बड़ी एज ग्रुप के, 7 या 7 साल से बड़ी एज ग्रुप के लोग हैं जो क्या हो, लिटरेट हो, कौन क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, उस रेट को हम कहते हैं लिटरेसी रेट, या उस मेजर को हम कहते हैं लिटरेसी रेट। आई होप आपको समझ में आओगे, फिर से रिपीट कर रही हूँ, वो प्रपोर्शन पॉपुलेशन का जो लिटरेट हो और कौन सी एज ग्रुप के वाले हो, 7 या 7 साल से बड़ी एज ग्रुप के हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिटरेट रेट, लिटरेसी रेट। इसके बाद आता है लास्ट क्राइटेरिया, नेट अटेंडेंस रेशियो। ये क्या, इसको स्टडी करते हैं, द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 to 15 who attending the school as a percent of total number of children in that same age group। ठीक है, डेफिनेशन से तो काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा है, देखिए एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए कोई स्कूल है, उसमें टोटल नंबर ऑफ, स्कूल नहीं लेंगे, सॉरी कंट्री है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, वहां कितने हैं, उस कंट्री में कितने बच्चे हैं, मान लीजिए 10 लाख बच्चे हैं जो इस एज ग्रुप के हैं, किस एज ग्रुप के, 14 to 15 एज वाले हैं। ठीक है तो बहुत सारे बच्चे, लेकिन इस एज ग्रुप के इतने बच्चे हैं। इसके बाद नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु अटेंड स्कूल, जो स्कूल जाते हैं। ठीक है, वो मान लीजिए आपके सिर्फ 7 लाख है। ठीक है, इतने टोटल बच्चे हैं इस एज ग्रुप के, लेकिन जाते कितने, सिर्फ इतने बच्चे स्कूल जाते हैं। तो इसी रेशियो को, जब हम इसे रेशियो ले लेते हैं, इसका रेशियो ले लेते हैं, यानी अटेंड करने वाले स्टूडेंट्स जो अटेंड कर रहे हैं और टोटल चिल्ड्रन। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है, लिख ही देते हैं पूरा, चिल्ड्रन अटेंड द स्कूल अपॉन टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, टोटल चिल्ड्रन इन कंट्री। इसी रेशियो को हम क्या कहते हैं, नेट अटेंडेंस रेशियो। एक बार फिर समझ लीजिए, किसी कंट्री में कितने बच्चे हैं, टोटल बच्चे, कितने बच्चे स्कूल जाते हो, अच्छा कौन से बच्चे, जिसकी जो इस एज ग्रुप के 14 to 15 एज ग्रुप वाले हो, है ना, और जो स्कूल जाते हो, उस रेशियो को, यानी हम क्या कर दें, चिल्ड्रन अटेंड द स्कूल डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर इन चिल्ड्रन इन कंट्री। इसी रेशियो को हम क्या कहते हैं, नेट अटेंडेंस रेशियो। अभी क्राइटेरिया कैसे बताएंगे कि वो कंट्री डेवलप्ड है कि नहीं है। ठीक है, एक ही क्राइटेरिया से हम नहीं कह सकते, बट हाँ क्राइटेरिया का बढ़ना घटना ये बताता है कि वो कंट्री डेवलप हो रही है कि नहीं हो रही है। देखिए कैसे, अगर किसी कंट्री का IMR या किसी भी स्टेट का IMR बढ़ रहा है ना, ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी बच्चों की जो डेथ्स हैं वो बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि उस, या अगर मैं एक चीज और लिखूं इसमें, उस कंट्री की जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो डाउन हो रही, डिग्रेड हो रही है, जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट हुआ है उस कंट्री का वो भी डिग्रेड हो रहा है। इसका मतलब अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ेगा तो डेवलपमेंट उस कंट्री का घटेगा, है ना, बच्चों की मौत ज्यादा हो रही है, वो क्या दर्शा रहा है कि वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, वहाँ पे बीमारियां हैं, उनके इलाज नहीं है, या है तो ठीक तरीके से वहाँ पे कंट्रोल नहीं किया जा रहा उन बीमारियों पे, है ना, इस डेथ रेट पे कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। ठीक है, ये इंडिकेट करता है। अच्छा लिटरेसी रेट में, अगर लिटरेसी रेट ज्यादा है तो, अगर लिटरेसी रेट ज्यादा है इसका मतलब वहां का जो एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, एजुकेशन फैसिलिटीज का वो अच्छी है, और इसका मतलब वहां पे डेवलपमेंट भी ज्यादा है। देखिए जिस भी कंट्री की पॉपुलेशन एजुकेटेड होगी, ठीक है, लिटरेट होगी, वो कंट्री डेवलप ऑफ कोर्स होगी, है ना। इसके बाद है, ये आपको आई थिंक समझ में आ गया हो, फिर यहाँ पे लिख देते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो का। अगर बच्चे स्कूल ही नहीं जाएंगे तो क्या वो कंट्री एजुकेटेड होगी, लिटरेट होगी, नहीं होगी, है ना। इसका मतलब नेट अटेंडेंस रेशियो अगर है ज्यादा,
अगेन वही एजुकेशन वाला है, एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छी है वहाँ पे, ठीक है, बच्चों को बाइंड किया जा रहा है स्कूल से, और इसका मतलब इनडायरेक्टली डेवलपमेंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे क्राइटेरियाज क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट के घटने बढ़ने में मदद कर रहे हैं या एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मतलब हमें ये समझ में आ गया कि पर कैपिटा इनकम ही एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं है। जो हमने सवाल देखा था उस समय कि क्या सिर्फ पर कैपिटा इनकम या नेशनल इनकम किसी भी कंट्री की इम्पॉर्टेंट होती है डेवलपमेंट के लिए और कोई बेसिस नहीं होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। कंट्री के पास भले ही कितने ज्यादा पैसा हो, लेकिन अगर वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो लिटरेट नहीं है, वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, तो वो कंट्री डेवलप नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आपके पास सिर्फ पैसा है, आपके पास जो बाकी के क्राइटेरियाज है उसमें आप खड़े नहीं हो, आप रैंक नहीं कर रहे हो, ठीक है। इसके लिए इसीलिए जो क्राइटेरियाज होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इस तरीके से हमने अदर क्राइटेरिया और नेशनल इनकम कंप्लीट किया है। आप इसे नोट करिए, डेफिनेशंस लिखनी है, आपको यही डेफिनेशंस लिखनी है और आप ऐसे ऐसे करके एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पब्लिक फैसिलिटीज। देखिए, जो भी फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जो भी प्रिविलेजेस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है अपने सिटीजन्स को, ठीक है, बेटर लाइफ के लिए, उसको हम कहते हैं पब्लिक फैसिलिटीज। उन प्रिविलेजेस को, उन फैसिलिटीज को हम कहते हैं पब्लिक फैसिलिटीज। जैसे क्या क्या हो सकते हैं, हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज के लिए, स्कूल्स एंड कॉलेजेस ताकि एजुकेशन सिस्टम बेटर हो, एजुकेशन जो है लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड हो, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, सैनिटेशन मतलब हाइजीन, साफ सफाई, ठीक है, वेल कंस्ट्रक्टेड रोड्स, रोड्स अच्छे से बनी हुई हो, बिल्डिंग्स, पार्क वगैरह, ठीक है, और भी कोई कम्युनिटी हॉल वगैरह, ये सब, बेटर ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट अच्छा, और ऐसी कई सारी फैसिलिटीज हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये भी पब्लिक फैसिलिटीज। जैसे केरला के पास लो IMR था, अभी हमने टेबल में देखा था, हाई लिटरेसी रेट था, मोर नेट अटेंडेंस रेशियो था, क्यों था, क्योंकि उसका जो उसके पास बेटर PDS है जो उसे गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, उनकी जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास बेटर अच्छा PDS है। PDS मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, जो सिस्टम पब्लिक फैसिलिटीज को प्रोवाइड करता है अपने सिटीजन्स को, उसको कहते हैं हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वो सब वहाँ पे अच्छा है, ठीक है। और भी क्या है यहाँ पे, PDS क्या है, साथ में यहाँ पे न्यूट्रिशनल फैक्ट्स वगैरह, राशन वगैरह देना, ये भी होता है इसमें, ठीक है, वो भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो वहाँ का अच्छा PDS है, इसी वजह से वहाँ पे लो IMR है, हाई लिटरेसी रेट है और मोर नेट अटेंडेंस रेशियो भी है। अब इससे क्या होता है, उस स्टेट को एक अच्छा तो हेल्थ, अच्छा हेल्थ स्टेटस, एक न्यूट्रिशनल स्टेटस और एक लिटरेट स्टेटस मिलता है, एक बेटर हेल्थ और न्यूट्रिशनल एंड लिटरेट स्टेटस मिलता है उस स्टेट को, इन सारी चीजों की वजह से, ठीक है। पब्लिक फैसिलिटीज अगर अच्छी रहेंगी तो क्या होगा, वो स्टेट या वो कंट्री क्या होगी, डेवलप्ड होगी, और साथ में उसमें बेटर, ये तीनों चीजें हैं, या और भी चीजें क्या होंगी, बेटर होंगी, अच्छे स्टेटस में होंगी। अब इसमें लिखा है, मनी कैन नॉट बाई ऑल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सर्वाइवल वी नीड। पैसा सब कुछ खरीद नहीं सकता, सारे जरूरतें आपकी और जितनी भी सर्विसेज आपको चाहिए वो सब नहीं खरीद सकता पैसा। इसका मतलब क्या है, देखिए, आपके पास भले ही कितना पैसा हो, आप बिल्कुल अंबानी टाइप हो, ठीक है, लेकिन आप क्या नहीं कर सकते, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकते, ठीक है, वो नहीं खरीद सकते। आप पूरे भारत में रोड्स नहीं बनवा सकते, या आप जहां जहां से जाते हो, यार मुझे तो रोड्स अच्छी नहीं लगती तो मैं रोड बनवा, ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है। पब्लिक जो बिल्डिंग्स हैं, जो पब्लिक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, उस पर आप क्या नहीं कर सकते, छेड़छाड़ नहीं कर सकते, भले वो आपको कितनी बुरी लग रही हो, अच्छी नहीं लग रही हो। इसके बाद आप क्राइम फ्री सिटी नहीं बना सकते, आप एक क्राइम फ्री सिटी को नहीं बाय कर सकते, ये सब चीजें आप नहीं कर सकते हैं। सैनिटेशन अच्छा नहीं कर सकते आप, ये जो गवर्नमेंट कर सकती है ना, नालियां वालियां नहीं कि आप पूरे इंडिया में आप नालियां बनवाए, पूरी कंट्री में आप नालियां बनवाओ, ये सब नहीं कर सकते। पूरे इंडिया के ट्रांसपोर्ट बेटर नहीं कर सकते आप। तो ये सब फैसिलिटीज हैं, है ना, जो चीजें हमारा पैसा, जो सर्विसेज हमारे, जो जरूरतें हमारा पैसा पूरी नहीं कर सकता, वो होती है सारी पब्लिक फैसिलिटीज जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो ये लिखा है यहाँ पे, मनी कैन नॉट बाई ऑल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सर्वाइवल वी नीड। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम बिल्कुल चैप्टर के एंड में आ जाइए, तो थोड़ा हंस दीजिए इसी बात पे। तो अब आ गए हम सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलपमेंट में, ठीक है। अब इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ये वन शॉट कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या होता है ये, द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री विद सस्टेनिंग, सस्टेनिंग का मतलब होता है कंजर्व करते हुए, द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री विद सस्टेनिंग और कंजर्विंग द नेचुरल रिसोर्सेज एट द सेम टाइम फॉर फ्यूचर जनरेशन।
कोई भी कंट्री जब अपना डेवलपमेंट, अपने आप को कैसे ग्रो करे, कैसे डेवलप करे, जो उसकी नेचुरल रिसोर्सेज है उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखे, कंजर्व करके रखे, मतलब खुद भी ग्रो करे और साथ में फ्यूचर जनरेशन के लिए भी नेचुरल रिसोर्सेज को बचाते हुए चले, ग्रो करे। तो ऐसे डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब कंट्री खुद भी आगे बढ़े और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी नेचुरल रिसोर्सेज को रखे, ताकि ऐसा ना हो कि हम अपने अपने प्रेजेंट यूज के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को अननेसेसरीली एक्सप्लॉइट करें, जिसका असर क्या हो कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल ही ना हो और वो प्रॉब्लम्स फेस करें। ठीक है, तो खुद को ऐसे ग्रो करो कि फ्यूचर जनरेशन भी दिक्कत में ना आए, उनके लिए भी नेचुरल रिसोर्सेज रहें। तो ऐसे डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट हेल्प्स टू फुलफिल आवर नीड्स विदाउट हार्मिंग द नेचुरल रिसोर्सेज अननेसेसरीली। मतलब अपनी नीड्स को ऐसे पूरा करो कि आप जरूरत से ज्यादा या अननेसेसरीली क्या करो, ना करो, क्या ना करो, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको हार्म ना करो, उनको एक्सप्लॉइट ना करो। आपको जितनी जरूरत है आप उनको उतना यूज करो, अपनी नीड्स को भी फुलफिल करो और साथ में नेचुरल रिसोर्सेज को भी कंजर्व करो। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का की पॉइंट है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, यूज द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होती है, वो रिसोर्सेज जिनका सप्लाई एंडलेस है, जो कभी खत्म नहीं होंगे और रिप्लेनिश होते रहते हैं। ठीक है, या कह सकते हो रिचार्ज होते रहते हैं। जैसे ग्राउंड वाटर टेबल है ना, हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो क्या होता है, रिचार्ज रहता है, रिप्लेनिश होता रहता है। ठीक है, बट स्टिल हमें रेन्यूएबल रिसोर्सेज को भी ध्यान से यूज करना चाहिए, क्योंकि रेन्यूएबल रिसोर्सेज भी अपने आप को रिप्लेनिश करने में थोड़ा सा समय लेती हैं। तो ऐसा ना हो उसके बीच हमें क्या होने लगे, उसकी शॉर्टेज आने लगी, अनअवेलेबिलिटी आने लगी उस रेन्यूएबल रिसोर्स की, और हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। तो हमें रेन्यूएबल रिसोर्सेज का भी बहुत सोच समझ के और रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें क्या करना है, उन्हें यूज करना है। तो हमें कौन कौन सी रेन्यूएबल रिसोर्सेज यूज करनी चाहिए, हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब फर्टिलाइजर्स वगैरह ना यूज करके, ठीक है, जो भी फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, ये सब हम ना करें यूज, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो डिग्रेड होती है। अब इससे क्या होगा, फ्यूचर, अभी तो हम अपने प्रेजेंट नीड्स पूरी कर लेंगे, हम अच्छी खासी प्रोडक्शन कर ले रहे हैं, ठीक है, और हम प्रॉफिट्स कर रहे हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं इन सब चीजों से। लेकिन क्या होगा कि आगे जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए जो लैंड होगी वो अनफर्टाइल हो जाएगी। ठीक है, उस पर अब एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा, प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, जिससे कि शॉर्टेज ऑफ फूड आ जाएगा। ठीक है, खाने की बहुत ज्यादा भुखमरी हो जाएगी पूरे कंट्री में। तो इससे क्या होगा, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनको क्या करना, फेस करना पड़ सकता है, भुखमरी भी फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रेफर करनी चाहिए। इसके बाद ऑर्गेनिक फ्यूल। अच्छा, ऑर्गेनिक फ्यूल क्या है, बायोगैस। देखिए बायोगैस कैसे बनती है, जैसे जो हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है जो डिकम्पोज हो सकता है, जैसे घर की मान लीजिए वेजिटेबल्स हो गई, खराब सब्जी हो गई, है ना, पील्स हो गए, जो भी छीलते हैं, जैसे आलू छीलते तो उसके छिलके हो गए, ठीक है, वेजिटेबल पील्स या फ्रूट पील्स। उसके बाद जो घास वास होती है, पत्तियां होती हैं, ये सब चीजें, और साथ में गोबर, है ना, गाउ डंग, उसको यूज करके उसका एक मिक्सचर बना के और उसको थोड़ा सा प्रोसेस करके क्या बन जाता है, बायोगैस बन जाता है। तो ऑर्गेनिक फ्यूल के जहाँ पे बायोगैस यूज करी जा सकती है वहाँ बायोगैस यूज किए जाए, उस बायोगैस को प्रेफर किया जाए, क्योंकि ये एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ये रिप्लेनिश हो सकता है। और जो आप नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनको सफिशिएंट और एडिक्वेट अमाउंट में ही यूज करिए, जितनी जरूरत है उतना यूज करिए बस। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होंगे जिनका सप्लाई इतना इजीली अवेलेबल नहीं है, जो मतलब उनकी सप्लाई का भी एंड है, उतनी जल्दी वो रिप्लेनिश नहीं हो पाते, समय लेते हैं रिप्लेनिश होने में। जैसे पेट्रोल, पेट्रोल को रिप्लेनिश होने में, बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, है ना, उनको क्या करना है, सफिशिएंट और रिक्वायर्ड क्वांटिटी में ही यूज करना है, तब जब जरूरत पड़े तभी यूज करना है, अननेसेसरीली उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना। अच्छा, पेट्रोल के अलावा और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, वाटर से बनती है, ठीक है, और क्या कहते हैं आपके, कोल से बनती है। ठीक है, वाटर तो एक बार को चलो रिन्यूएबल रिसोर्स है क्योंकि वो रिप्लेनिश हो जाता है, लेकिन जो कोल है उसको, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है क्योंकि उसको भी रिप्लेनिश होने में टाइम लगता है। तो वाटर, देखिए आपने सुना होगा थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट जहाँ पे हीट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है, और हाइड्रो पावर प्लांट जहाँ से पानी से हीट, सॉरी, पावर को जनरेट किया जाता है। तो ये क्या हो गए, हमारे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स। तो हमें कम से कम इलेक्ट्रिसिटी भी यूज करनी, अननेसेसरीली यूज नहीं करनी।
रूम में खाली है तो आपने उसमें क्या कहते हैं पंखा खुला छोड़ दिया है ना, और आपने लाइट खुली छोड़ दी हुई है, लाइट ऑन करके रखी हुई है, आपको रिक्वायर्ड नहीं है तो आप कर दीजिए, इन सब चीजों को ऑफ कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बचा के रख सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को बचा के रख सकते हैं अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए, और साथ में खुद को भी ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसे डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बस यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पे हमारा जो वन शॉट है वो कंप्लीट होता है। आपको क्या करना है, नोट्स बनाने में अपनी हर वन शॉट में, हर वीडियो में कह रही हूँ कि आप नोट्स बनाइए। नोट्स मैं बहुत रिकमेंड कर रही हूँ आपको, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तो आप नहीं बैठोगे एक एक दो दो घंटे के क्या कहते हैं लेक्चर्स देखने के लिए। आपको बस एक रिविजन चाहिए होगा, एक क्विक रिविजन चाहिए होगा, वो आपके सिर्फ नोट्स कर सकते हैं। ठीक है, और आप किसी और के भी नोट्स सोचो, ठीक है मैं किसी और के नोट्स यूज कर लूंगा, तो वो दूसरे के नोट्स यूज करना मतलब काफी बेकार है ना। जैसे कहते हैं दूसरे के नोट्स और दूसरे की गर्लफ्रेंड देखने में ही अच्छी लगती है, तो वही चीज है यहाँ पे, आपको खुद के नोट्स बनाने हैं। तो यही करना है हमें, आप अपने खुद के नोट्स बनाइए, प्रॉपर रिवीजन करिए, और एक स्ट्रैटेजी वीडियो आएगा इस चैनल पे कि आपको कैसे एसएसटी के लिए प्रिपेयर करना है और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी प्रिपेयर करना है। यानी जो आपको प्रॉब्लम आ रही है बोर्ड प्रिपरेशन में, जो भी आपके लैक्स आ रहे हैं, ठीक है, जो भी आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे अच्छे से, अपनी प्रिपरेशन में ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो ढंग से, प्रोडक्टिव स्टडी नहीं कर पा रहे हो, वो सारी प्रॉब्लम्स उस वीडियो में सॉल्व हो जाएंगी। आप ऑल्टरनेटली कैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं, क्योंकि होता है हम एक दिन में सारे सब्जेक्ट्स कवर नहीं कर पाते, तो आपको कैसे इक्वल सब्जेक्ट्स में अपना परफॉर्मेंस बेटर करना है, उसको प्रिपेयर करना है, उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना ध्यान दीजिए, आप नोट्स बनाइए, इस वन शॉट सीरीज को क्या कहते हैं देखिए, फॉलो करिए, और क्या करिए, रिवाइज करिए। रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिविजन इज मस्ट, और सोशल में तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि सोशल एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो यहाँ हम इस वन शॉट को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।